नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नया स्टॉक लेकर के आया हूं जो कि स्मॉल कैप कंपनी है और शेयर प्राइस भी बहुत कम है और मुझे लगता है कि छोटा स्टॉक है मगर ये आने वाले टाइम में ये बड़ा धमाका कर सकता है। ऐसा मुझे क्यों लगता है ये मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैंने ना अभी एक वीडियो बनाया था 2-4 दिन पहले टेक्समो पाइप्स के ऊपर और मैंने कहा था कि ये एक हिडन जेम्स है और मैंने जो वीडियो बनाया था वो 47 रुपया 20 पैसे का था उस वक्त, मतलब 3-4 दिन पहले। मगर वहां से इसने लगभग 30% का जो है वो अपर मूव दिखाया और ये जो स्टॉक है ये आज बंद हुआ है 56 रुपया 70 पैसे पे। तो आप ये मत समझिएगा कि हाँ मैंने जो बताया था तो वहां से ये बढ़ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्राइस नीचे आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये गया था, आप ये देखिए 65 रुपया 85 पैसे तक और वहां से अभी जो है सो 2 दिन से लोअर सर्किट में लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैंने 47-20 पे बताया था, अभी भी ये 56-70 पे है। तो बढ़ा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोअर सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया था, इसलिए मैंने लिखा था हिडन जेम्स मीन्स आप इसको अगर होल्ड करके रखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल तो ये इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 प्रॉफिटेबल फॉर यू, मैंने ये कहा था। तो अब जो है इसके अंदर आप लोगों को धैर्य बना करके रखना है। ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन अगर एलसी लगा दिया या थोड़ा नीचे आ गया तो कंपनी खराब है। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। थोड़ा सा ये कंपनी जो है वो काफी इसके प्राइस में तेजी देखने को मिली थी, लगभग 10-12 दिन में डबल भी हो गया था। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट तो करेगा, ये थोड़ा सा स्टेबल तो होगा। तो अभी ये स्टेबल हो रहा है तो इसमें आपकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर जिनको ये लगता है कि उन्होंने गलत कंपनी पकड़ लिया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एंट्री का टाइम और एंट्री प्राइस गलत हो सकता है मगर कंपनी खराब नहीं है। तो आप इसके अंदर अपना धैर्य मत खोइएगा और ये जो कंपनी है ये बहुत जल्दी आपको फिर से इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा ऊपर की ओर और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। तो मुझे ये बताना था। आइए अब आगे बात करते हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की। एक छोटी सी कंपनी है, एफएमसीजी से रिलेटेड है। इसके एडेबल और नॉन एडेबल ऑयल्स हैं, इसके कुछ सीड्स वगैरह में भी ये जो है सो अपना बिजनेस करती है, ट्रेड करती है। और तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो कंपनी है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड, इसको GARL बोलते हैं शॉर्ट में। इट इज डीमर्ज एंटिटी ऑफ गोकुल रिफॉल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड। मतलब पहले गोकुल सॉल्वेंट, ये जो है गोकुल रिफॉल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड, इसी में सारा काम धाम होता था मगर बाद में इसके बिजनेस को अलग कर दिया गया और इनके जो ऑयल वाले जो बिजनेस थे, जो एफएमसीजी वाले बिजनेस थे, उनको अलग कर करके और उसका नाम दिया गया गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये अभी ऑलमोस्ट इसका जो रीच है वो इंडिया के 20 स्टेट्स तक है। इसका जो कस्टमर है 20 स्टेट्स में है और मेनली ये जो प्रोडक्ट करते हैं, कैटर करते हैं, वो इनका प्रोडक्ट है जैसे सोयाबीन ऑयल है, फिर कॉटन सीड ऑयल है, पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। मतलब ग्राउंडनट मतलब वो जो बादाम का तेल होता है, वनस्पति है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कंपनी जो है उसका बिजनेस करती है और ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। और इस कंपनी के बारे में और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो कंपनी है इनके अंदर देखिए इसका जो ब्रांड आता है, जैसे मैं अगर ऑयल की बात करता हूँ। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग भी ये चीज सोच रहे होंगे कि ये कंपनी जो मैं जो बात कर रहा हूँ कि एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल, तो इसमें क्या डिफरेंस है, एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, एडिबल ऑयल उसको बोलते हैं जिसमें कि जिसको हम खा सकते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं, तो वो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। डायरेक्ट कंज्यूम का मतलब उसको इनटेक करते हैं, तो वो हमारा एडिबल ऑयल में आता है। नॉन एडिबल ऑयल जो होता है, नॉन एडिबल ऑयल होता है जैसे मान लीजिए आप कोई सॉप यूज कर रहे हैं ना, तो साबुन में भी तो कुछ ना कुछ जो है वो ऑयल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं तो शैम्पू में भी तो तेल होता है। आप कोई डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी कोई ना कोई ऑयल डाला जाता है जिसे झाग वगैरह बनता है, केमिकल्स डाले जाते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है कि ये डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, इनके लिए भी ऑयल बनाती है और जिन ऑयल को हम डायरेक्ट खा सकें, कंज्यूम कर सकें, सोयाबीन हो गया, रिफाइन हो गया, वो ये काम भी ये करती है। तो ये डिफरेंस हो गया एडिबल और नॉन एडिबल का।
अब आइए और डबल एल की बात करते हैं तो देखिए इनका वीटा लाइफ के नाम से प्रोडक्ट आता है और इनका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखिए वीटा लाइफ अराइज, ये रिफाइंड ऑयल है। उसके बाद फिर वीटाफिल ऑरा, ये देख रहे हैं, ये वीटाफिल ऑरा जो है ग्राउंड नट ऑयल है, मतलब बादाम का तेल है। ये देखिए वीटा लाइफ एडवांटेज, ये रिफाइंड राइस ब्राउन ऑयल है। उसके बाद फिर देखिए ये वीटा लाइफ एलाइव, ये भी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है। ये देखिए वीटा लाइफ एक्टिव, ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है। तो देखिए इनके बहुत सारे ब्रांड हैं, इनके ऑयल में भी तरह तरह के हैं, सनफ्लावर है, सारा कुछ है। ये देखिए उसके बाद फिर हम अगर बात करते हैं, ये देखिए ये जो है इनका महक वनस्पति, एक जो इनका आ गया वो आ गया महक रिफाइंड पामोलिन। तो ये जो है इनके ये बहुत तरह के ब्रांड है। ये देखिए जायका, जायका जो प्रोडक्ट है आपने देखा होगा, ये सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है सो रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर जो है आप आइए, इनका प्राइड के नाम से भी जो है, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये रिफाइंड पॉलिमन हो गया, रिफाइंड वनस्पति हो गया, जिसके अंदर आप ये सारा चीज वो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है ये तो मैंने बात कर दी आपके सामने ऑयल की। दूसरा हम बात करते हैं, ये देखिए ये बहुत सारे जो सीड्स वगैरह हैं उसमें भी ये डील करते हैं, वो भी ये सप्लाई करते हैं, उसमें भी ट्रेडिंग है इनकी। तो क्या है, तो सेजेमे सीड्स अर्ल्ड है, यानी इसको ये बेसिकली क्या है, इसको अगर हिंदी में हम समझे तो ये तिल है। और तिल में आप कहेंगे कि हल्ड क्या होता है, तो भैया हल्ड वो होता है जो तिल का जो ऊपर का छिलका होता है उसको हम निकाल देंगे तो अंदर का जो पार्ट बचता है वो व्हाइट व्हाइट निकलता है, उसको हम हल्ड बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ नेचुरल, ये नेचुरल होता है, इसको जरा सा आप रोस्ट कर देंगे तो ये थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाता है, ब्राउन हो जाता है बेसिकली। उसके बाद ब्लैक तिल तो आपको पता ही है, जनरली हम लोग ज्यादातर तो काला तिल यूज करते हैं, तो ये काला तिल है। उसके बाद फिर आप आइए, तो ये जो है सो फेनुग्रीक सीड्स है, मैंने ये जो मेथी का दाना होता है ना हिंदी में, उसको हम बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स। उसके बाद ये देखिए जीरा जो है कमन सीड्स, इसका भी बिजनेस है इनका, ये भी वो काम करते हैं। अजवाइन सीड्स, अजवाइन तो आप सबको पता है, हम लोग सब अजवाइन वगैरह यूज करते हैं। गेहूं ये देखिए उसका भी है, राइस, राइस का भी है। बारले, बारले हम किसको बोलते हैं, बारले हम बोलते हैं जौ को, जो जो होता है उसको हम बारले बोलते हैं। तो ये जो है जौ का भी काम करते हैं। उसके बाद फिर मैज, मैजे क्या हो गया, ये जो मक्का जो होता है उसको मैजे बोलते हैं, ये भी करते हैं, मैंने ग्रेन्स में सारा करते हैं। ये चिक पिया हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जो जो काबुली चना वाला जो मटर होता है ना, काबुली चना जिसको बोलते हैं, तो वो तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं। अब आइए कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट चाहे 50 हो, अगर फंडामेंटल नहीं चलेगा तो आप बोलेंगे तो भैया इसका तो फंडामेंटल ही सही नहीं है, कंपनी कर्ज तले डूबी हुई है, कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, तो फिर ये प्रोडक्ट देख करके हम क्या करेंगे। तो मेन जो होता है किसी भी कंपनी के लिए वो होता है हमारा बिजनेस, उसका फंडामेंटल्स, कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। तो देखिए ये जो है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, ये अगर इसके फंडामेंटल्स पे है तो देखिए लिखा हुआ है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ट्रेडिंग का मतलब उसका व्यापार भी करती है, ऑफ एडेबल एंड नॉन एडेबल ऑयल। वो मैंने अभी आपको बताया, मिल्स मैंने आपको बताया वो सारे चीज जो थे, वो राइस और व्हीट से सारे बताया आपको, एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आइए, अब देखिए इसका मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 394 करोड़ का है, इट इज ओनली ऑफ 394 करोड़। And you know it very well, the company which has market cap less than 5,000 crore is known as a small cap company, and company between 5,000 to 20,000 crore or 25,000 crore is known as mid cap company, and company having market capital of more than 25,000 is known as large cap company। मतलब जो आपका 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी होती है वो स्मॉल कैप कंपनी होती है, जो 5,000 से 20,000 या 25,000, वो थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन है, तो आप मान कर चलिए कि 5,000 से 25,000 के बीच की मार्केट कैप की जो कंपनी होती है वो मिड कैप कंपनी होती है, और 25,000 करोड़ से ज्यादा का जिस कंपनी का मार्केट कैप होता है वो लार्ज कैप कंपनी होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो मिड कैप कंपनी होती है उसमें रिस्क होता है, मतलब रिस्क होता है तो रिवार्ड भी होता है, क्योंकि मार्केट कैप उसका जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जाती है, और मिड कैप में फिर उसका मार्केट कैपिटल जैसे जैसे बढ़ता है वो फिर लार्ज कैप में भी चली जाती है।
तो जो स्मॉल कैप की कंपनी होती है उसको ग्रो करने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके लिए पूरा मार्केट जो है वो खुला होता है। तो ये मिड कैप की स्मॉल कैप की कंपनी है, इसका मार्केट कैप 394 करोड़ है। करंट प्राइस इसका देखिए तो ये 29 रुपया 80 पैसा है। आज ये 30 रुपये 20 पैसे के आसपास बंद हुआ है। ये देखिए यहाँ पे गोकुल एग्रो को 30 रुपये 25 पैसे पे आज इसकी क्लोजिंग है। तो 30 रुपये 25 पैसे और 26 रुपये 20 पैसा इसका बुक वैल्यू है, यानी 4 रुपए का अंतर है। तो आप ये जानिए कि अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है कंपनी। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, इसका बुक वैल्यू को आप देखेंगे तो कंपनी महंगी नहीं है। अगर अभी इस कंपनी को कैच करें तो हमारा एंट्री प्राइस जो है वो अभी इसके बुक वैल्यू के इक्वल हो सकता है। तो अभी जो है इसका बुक वैल्यू 26 रुपया 20 पैसा, आज ये कंपनी 30 रुपये पे क्लोज हुई है। तो अभी ये अपने बुक वैल्यू के आसपास है, ठीक है। इसका हाई कंपनी का 31 रुपया 80 पैसा दिखा रहा है, जबकि आज 32 रुपया कुछ पैसा गया था। आज इसने 52 वीक हाई बनाया है। मैं आज का हाई जो है इसका ये 32 रुपया, देखिए 52 वीक हाई है जो इसने आज ही बनाया कंपनी ने, ठीक है। तो इसका हाई जो है वो 32 रुपया, लो जो है 9 रुपया 80 पैसा है। अच्छा, स्टॉक पी की बात करें तो 8 रुपया 81 पैसा का इसका स्टॉक पी है, जबकि इंडस्ट्री पी इसका 26 रुपया 40 पैसा का है। तो आप देखिए अपने इंडस्ट्री पी से बहुत कम पे ये कंपनी जो है सो ट्रेड कर रही है। तो ये भी जो है इंडस्ट्री के हिसाब से भी ये कंपनी जो है वो सस्ती कंपनी है। उसके बाद फिर फुल फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है। कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 274 करोड़ का है, और जो डेप्थ है ये 180 करोड़ का है। तो ये जो है डेप्थ ये थोड़ा ज्यादा कहा जा सकता है, मगर रिजर्व से कम है ये। तो 0.52 का इसका जो है डेप्ट टू इक्विटी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% के आसपास है, जिसमें कि 16% शेयर प्लेज है। तो आप इसका डेप्थ और इसका प्लेजिंग ये दो चीज पे थोड़ा सा कंसर्न जो है वो डाल सकते हैं, मगर कंपनी के बिजनेस को देखते हुए, अभी मैं आपको इसका फिनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाऊंगा, उसको देखते हुए आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा कंपनी जब भी चाहे तो डेप्थ उतार सकती है, क्योंकि इसके पास रिजर्व उतना पड़ा हुआ है और इसके पास जो है सो वो कैश भी है। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है। इसने 14.5 करोड़ रुपए अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ है। बोलेंगे क्या होता है इन्वेस्टमेंट? तो जितनी कंपनी है वो क्या करती है, सारी कंपनी ये कोशिश करती है कि भाई दूसरे का कंपनी अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सा पैसा हम उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर दें, ताकि अगर उनकी कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा भी पैसा ग्रो करेगा। सॉरी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा आपने कि रिलायंस का इस कंपनी में भी स्टेक है, टाटा का उस कंपनी में भी स्टेक है। तो स्टेक क्या होता है? दैट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट, कि हमारे कंपनी तो अच्छा कर ही रही है, ताकि दूसरे की कंपनी अच्छा कर रही है उसमें भी पैसा लगा दो तो 2 पैसा मेरा उसमें भी बढ़ जाए। तो डीआईआई की होल्डिंग जो है वो देखिए आप 0.76% का है। एफआईआई का होल्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, अभी ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए अभी डीआईआई और एफआईआई ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। जबकि आप इस कंपनी का आरओसी देखिएगा तो आपको मैंने बताया कि 10 से ऊपर का आरओसी या आरओई अच्छा माना जाता है, मगर इस कंपनी का आरओसी तो 23.5% का है, यानी जितना में अच्छा माना जाता है उसे दुगना है। आरओई भी इसका देखिएगा तो लगभग 14% का आरओई है। कंपनी का के पास फ्री कैश फ्लो जो है वो है 123 करोड़ का। तो इसके फंडामेंटल्स जो है वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी कंपनी आने वाले टाइम में हो सकती है। देखिए 1 महीना में, 1 मंथ में आप देखेंगे इस कंपनी का तो आप ये देखिए ये ऊपर के डायरेक्शन में है, अभी थोड़ा सा हल्का सा ये यहाँ पे देखिए 28.50 रुपया पे थोड़ा सा ये जो है सो नीचे की ओर आया है, मगर आज ये फिर जो है वो ऊपर की ओर गया है। अब इसके प्रॉस की बात करें तो इसके प्रॉस में है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ, ये हम आगे देखेंगे। कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये मैंने आपको ऊपर में ही बताया था। क्या बताया था? ऊपर में बताया था कि बुक वैल्यू 26 रुपया 20 पैसा है, और जो इसका करंट प्राइस है वो प्राइस इसका आप देखिए 30 रुपया 25 पैसा है। तो उस हिसाब से ये ठीक जो है सो इसने कहा कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इतना इतना टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। Company is expected to be give good quarter definitely because it's growing company and doing very well business, तो उस हिसाब से लगता है। आगे कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.18% CAGR ओवर लास्ट 5 years, यानी कि इसमें आप ये जानिए कि अगर प्रॉस में है तो
37.18% तो अच्छा ही होगा, तभी ये प्रोस के अंदर है, ये तो आप देख सकते हैं। अब आइए इनके पीयर ग्रुप्स कंपनी की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, हम एक ही कंपनी की बात करेंगे, जो कि हम सारे लोग रुचि सोया को जानते हैं। रुचि सोया ऑयल के कारण भी जानते हैं, इसको पतंजलि ने एक्वायर किया इस कारण भी जानते हैं, और रुचि सोया ने जो खेल दिखाया था खेला होवे, वो पंपिंग एंड डंपिंग का 1600 और उतना पे स्टॉक जा करके नीचे 13 रुपया से, हमने वो भी गेम देखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लेता हूं। तो आप देखिए रुचि सोया का जो पी है वो 87.84 है, आप देख रहे हैं, जहां की गोकुल एग्रो मात्र 8.81 है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी बहुत ही कम पी पे अवेलेबल है। अगर आप बोलेंगे भाई साहब पी क्यों कंपेयर कर रहे हो, रुचि सोया है, गोकुल एग्रो है, तो भैया आप ये चीज देखिए कि रुचि सोया अगर है तो रुचि सोया का आप बिजनेस देखिए कि कब से रुचि सोया बिजनेस कर रही थी, इसने अपना मार्केट वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था, और गोकुल एग्रो तो अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप पी देखिए कम है। दूसरी चीज बिजनेस की बात करें, ये देखिए रुचि सोया का क्या लिखा हुआ है कि रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड इंगेज्ड प्राइमरली इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल सीड्स एंड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल फॉर एडिबल ऑयल। आप देखें तो यानी रुचि सोया भी वही बिजनेस करी, ये एडिबल ऑयल में है और ये गोकुल एडिबल के साथ नॉन ऑडिबल ऑयल में भी है। तो ये है पीयर ग्रुप कंपनी की मैंने आपसे बात करी। अब आगे बढ़िए, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, मार्च का रिजल्ट आ चुका है, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए। तो आप ये देखिए इसका रिजल्ट बढ़ता चला जा रहा है। मैं पिछले मार्च से इस मार्च का उठा रहा हूं इनका आपको। पिछले मार्च में इसने 1471 जो है करोड़ का बिजनेस किया था। जून में 1400 से बढ़कर के 1500 हो गया, सितंबर में 1500 से बढ़कर के 1800 हो गया, दिसंबर में 1800 से बढ़ के 2200 हो गया, मार्च 21 में जो अभी जो रिजल्ट आया है इसका 1-2 दिन पहले 2200 से बढ़कर के 2600 हो गया। अब क्या बच्चे की जान लोगे? इसका आप परफॉर्मेंस देखो, यानी कि एक साल के अंदर भैया 1400 से लेकर के 26-2700 आ गया, तो दुगना तो इसने जंप दिखाया। दूसरी बात, यही तो पिछले एक साल में कोविड आया है ना, कोविड तो आपको पता है, कोविड में अच्छे अच्छे कंपनी की हालत खराब हुई है, मगर इसने अपने रेवेन्यू को मेंटेन करके रखा है, साथ ही साथ इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी मेंटेन करके रखा है। लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है वो जो इस तरीके के जो एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल में होते हैं, इनका बस वही होता है 2%, 3%, ज्यादा से 5%। ये जो है इनके पास जो मार्जिन होता है वो मार्जिन कम होता है। मगर अगर आप ये देखेंगे तो देखिए मार्च में 28 करोड़, उसके बाद 29 करोड़, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ सितंबर में, दिसंबर में 38 करोड़, और मार्च में इसका 45 करोड़ इस बार दिखाया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अपना प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मनी को भी इंक्रीज करता चला रहा है, और मार्जिन को अगर आप ये देखेंगे तो 2%, 2%, 2%, 2% ये मेंटेन करके चल रहा है। ये तो हुआ इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अब आइए इसका हम एनुअल रिजल्ट भी देखते हैं। आप एनुअल रिजल्ट देखिए तो आप ये देखिए मार्च 2019, मार्च 2020 और मार्च 2021। मार्च 2020 में ये 5,584 करोड़ था, मार्च 2021 में 8,387 करोड़ हो गया। यानी एक साल में आप देखिए कम से कम इसका जो है वो 60% के आसपास रेवेन्यू बढ़ा है। मैं फिर एक बार कहता हूं, आप क्या बच्चे की जान लोगे? ठीक है, अब आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 120 करोड़ था, वो बढ़ के 142 करोड़ हो गया। यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग 12 और 6 18, मतलब 15-20% का यहाँ भी आपको 15-18% का मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका वो 2-3-5% के आसपास रहता है, तो इसने उसको मेंटेन किया है। अब भाई साहब, अब आप देख लीजिए रुचि सोया का भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, नहीं तो आप बोलेंगे मैं कैसे विश्वास करूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ही रहता है। इसका रुचि सोया का ईयरली में दिखाता हूं आपको। ये देखिए ईयरली इनका है, ये ईयरली में दिखा रहा हूं। ठीक है, ईयरली देखिए इनका -4%, -42%। ये 2019 से आ गए प्रॉफिट में, तो उसमें 1% था, 2020 में इनका 3% था, और अभी इनका आना बाकी है। ये टीटीएम में 5% है, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो ये 3% था।
तो मैंने जैसा कि बताया कि ये 1%, 2%, 5% यही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आप ये नहीं कह सकते इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कम है गोकुल एग्रो का, ये भी नहीं आप बोल सकते। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे ईयरली, तो आप देखिएगा 2019 में 11 करोड़, 2020 में 19 करोड़ और 2021 में 45 करोड़, यानी 19 करोड़ से सीधे जंप करके 45 करोड़ चला गया। अब आप थोड़ा सा नीचे आइए और मैं आप बीएससी का भी देख लीजिए, जो मार्च का जो डेटा आया है आप वो भी देख लीजिए बीएससी का, ये देख लीजिए आप, डेटा आपके सामने है जो रिजल्ट जो आया है मार्च का। दिसंबर में इनका था 2039 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि मार्च में बढ़ के हो गया 2545 करोड़ का रेवेन्यू। दिसंबर में इन्होंने 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, मार्च में इन्होंने 13-14 करोड़ का प्रॉफिट किया। दिसंबर में इनका ईपीएस 77 पैसे का था, आप देखिए कि इनका ईपीएस जो है बढ़ करके मार्च में अभी 1 रुपया 6 पैसे हो गया। कैश ईपीएस 140 था, 162 हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हल्का सा इनका बढ़ा है, इनका ये पहले 1.16 था, वो बढ़कर के 1.19 आ गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो इनका 50 था, 0.50, वो बढ़कर के 0.55 आ गया है। तो आप अगर दिसंबर से मार्च में देखेंगे तो आपको ग्राफ ऊपर की ओर ही आता हुआ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या रिपोर्ट हुआ है, गोकुल एग्रो रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिएगा आप, इस पे ध्यान दीजिएगा। इन मार्च 21 द स्कोर हैज इंप्रूव टू 35 फ्रॉम 26, यानी 26 से 35 का स्कोर इसको मिला इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो पॉजिटिव दिखता हुआ मिल रहा है। अब आगे देखिए इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम बात कर लें रिजर्व का, तो अगर आप रिजर्व देखिए तो फिर आपको मैं मार्च 2020 में रिजर्व 229 करोड़ था, उसके पहले तो और 208 था, उसके पहले 195 था, उसके पहले 180 था, 160 था, तो 160 से बढ़ के 180, फिर 195, फिर 200, मैंने बढ़ता चला गया और अभी 274 करोड़ इनके पास रिजर्व है, विच इज अगेन ए वेरी वेरी गुड साइन। बोरोइंग देखिएगा पिछले बार इनका उससे भी पहले तो इन्होंने क्या किया कि आप मार्च से लीजिए तो मार्च 2019 में 311 करोड़ था, उसके बाद पिछले साल मार्च में 260 करोड़ था बोरोइंग, और अब इनका बोरोइंग मात्र 180 करोड़ है, यानी 80 करोड़ इन्होंने अपनी बोरोइंग को कम भी किया हुआ है। तो इफ रिजर्व इज इंक्रीजिंग एंड बोरोइंग इज डिक्रीजिंग देन अगेन इट इज ए गुड साइन। अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है और आपके ऊपर जो कर्ज था वो कम होता चला जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपका फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगा। तो ये देखिए ये सारी चीजें हैं, मतलब हम किसी स्टॉक का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, मैं भी मेरा बताने का तरीका आपको थोड़ा फनी लगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 1% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर ने कम किया है, तो प्रमोटर ने कम किया 1% होल्डिंग, इसकी वजह, और ये जो है क्या बोलते हैं, पब्लिक ने 2% का होल्डिंग जो है वो अपना बढ़ाया है, और जो डीआईआई है उन्होंने अपने होल्डिंग में कोई कमी नहीं की है। तो अब जो इनका जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग 1% कम होने का रीजन ये हो सकता है कि प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपने बोरोइंग्स को जो कम किया है, तो या तो प्रमोटर्स ने अपना लोन को चुकाया है 1% शेयर बेच के, या फिर उन्होंने लोन लेने के बजाय अपने होल्डिंग को कम करके बिजनेस को एक्सपेंड करना उसी पैसे से ज्यादा अच्छा समझा। क्योंकि अगर वो कर्ज लेकर के बिजनेस एक्सपेंड करते तो यहाँ पे और बढ़ा हुआ नजर आता कर्ज, ना कि घटा हुआ नजर आता है। तो मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने जो 1%, क्योंकि ये देखिए ये बहुत मार करने वाली चीज होती है कि अगर 1% कम हुआ उनका होल्डिंग प्रमोटर्स का, तो क्या किया 1% का पैसा, तो 1% का पैसा वो यहाँ हमें देखना चाहिए कि उन्होंने अपने कर्ज को कम किया या बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो उन्होंने जो भी किया कंपनी के लिए किया, बाहर से लोन नहीं लिया, तो ये एक अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये कंपनी जो है वो बहुत ही कम वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में जो बाकी दूसरी कंपनी है उनका जो अगर आप देखेंगे तो अभी रुचि सोया 1000 पे ट्रेड कर रहा है, एग्रोटेक 1000 पे ट्रेड कर रहा है, मनोरमा इंडस्ट्रीज 1100 पे, और विजय सॉल्वेक्स 2325 पे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पीयर ग्रुप की जो कंपनी है वो बहुत महंगी चल रही है, उस हिसाब से ये बहुत सस्ता स्टॉक है। और जो इनका सेक्टर है, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम है, जैसा मैंने आपको बताया
कि अपने बिजनेस के हिसाब से भी और अपने बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इसका प्रोडक्ट का रेंज भी मैंने बताया। और इस कंपनी के जो आइए मैं कुछ बात करता हूँ। ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है अगर इंडिया की बात करें तो आप ये देखिए इंडिया में आप जहां जहां देख रहे हैं ना निशान, वहां वहां ये कंपनी का प्रेजेंस है, इसके डीलर इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, तो उसमें ये राजस्थान में भी ये कंपनी है का डीलरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। दिल्ली में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गुजरात में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पंजाब में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हरियाणा में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं, जम्मू कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो मतलब ये कंपनी बहुत तेजी से इंडिया में अपना पैर पसार रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, ग्लोबल इसके प्रेजेंस की बात करें, तो आप ये देख रहे हैं इन सब जगहों पे कंपनी है। कहाँ कहाँ है भाई कंपनी? अर्जेंटीना में कंपनी है, कनाडा में है, चाइना में है, स्पेन में है, ब्राजील में है, कोलंबिया में है, यूनाइटेड किंगडम में है, फिर आपको रसिया में है, यूएस में है। तो इन सब जगह भी कंपनी का प्रेजेंस है, यानी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मतलब कंपनी इज कैटरिंग मार्केट इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड ऑल्सो। So it has domestic clients as well as global clients। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है ये कंपनी कैसी हो सकती है? आपको ये कंपनी कैसी लगती है? आप जो है वो सोचिएगा इसके बारे में, और सोच समझ करके आप इसमें अपना जो भी होल्डिंग या ओपिनियन है आप बनाइएगा। क्योंकि मेरा काम था आप सब लोगों को कंपनी के बारे में जानकारी देना। मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दिया। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल का ईमेल आईडी है ईमेल ये stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं। और आपको अगर इस कंपनी में अगर कोई अपनी होल्डिंग बनानी होगी तो आप अपने फंड मैनेजर या फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा और उनकी राय लीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।